लास्ट टर्म पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की देखी थी, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हमने कहा था जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू कॉस डेल्टा होती है, एंगल ऑफ डिग्नेटाइजेशन था ये। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होती है वो बी साइन लेमडा थी, ये मैंने बताया था। और हमने ये भी बताया था कि इन दोनों का अगर वर्टिकल कंपोनेंट बी बी अपान बी एच करेंगे तो ये tan लेमडा हो जाएगा। तो कई बार लेमडा की वैल्यू पूछी हुई है, तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, सीधे सीधे tan इनवर्स लेमडा, सॉरी लेमडा की बात करेंगे तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स, ये हो जाएगा बी बी अपान बी एच, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर ये दोनों पता है हमको तो आप अगर आपसे कह भी देता है कि वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू बताइए। तो अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो बी बी अपान बी एच की वैल्यू 1 हो जाएगी और tan 1 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 45 डिग्री। तो यहाँ से ये बता सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस तरीके के। एक क्वेश्चन यही करते हैं कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होगा अगर वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो अब आप फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिक्लिनेशन if BB या वर्टिकल कंपोनेंट, if vertical component of earth magnetic field, earth magnetic field is equal to horizontal component of earth magnetic field। तो ऐसे प्लेस पे आपको लेमडा की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो आप जानते हैं सीधे सीधे आपको यही फार्मूला लगाना है कि tan लेमडा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी बी अपान बी एच, और दोनों की वैल्यू इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो बी बी है वो बी एच के इक्वल है, तो बी बी अपान बी एच अगर सेम रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी बी हो गया और ये भी बी हो गया, कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो tan लेमडा 1 हो गया और 1 tan की जो वैल्यू होती है वो tan 45 की वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। यहाँ से tan और tan कैंसिल होगा तो लेमडा जो आ जाएगा वो 45 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोट कर लीजिए इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड
magnetic field at place where angle of dip lambda is 60 degree and horizontal component of magnetic field is 0.3 टेस्ला ऐसे दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है टेस्ला। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन को हम करते हैं तो हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेस पे बताना है जहाँ एंगल ऑफ डिप आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमको निकालना क्या है। तो आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया है कि बी एच के साथ जो बी का फॉर्मूला होता है वो होता है बी एच इज इक्वल टू बी कॉस लैम्डा। ये तो यहाँ से हमको निकालना क्या है, बी निकालना है। तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपान में कॉस लैम्डा। तो बी एच की वैल्यू आपको दी गई है 0.3 टेस्ला अपान में कॉस लैम्डा। लैम्डा 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप कॉस 60 रख देंगे, ये हो जाएगा 0.3 अपान कॉस 60 का मतलब होता है हाफ, तो ये हो जाएगा 0.6 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू आ जाएगी। नोट कर लीजिए इसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at place, vertical component of magnetic field at a place is square root 3 times, at a place is square root 3 times the magnitude of horizontal component, the magnitude of horizontal component of Earth's magnetic field। ये आपको दिया हुआ है कि वर्टिकल कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड का है वो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे स्क्वायर रूट 3 टाइम्स है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस।
what is the value of angle of D at that place। ये क्वेश्चन है। आपको वर्टिकल कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वर्टिकल कंपोनेंट की, वो स्क्वायर रूट 3 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड है। ये दो चीज़ें आपको दी गई हैं और आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डी बताइए। तो मैंने आपको बताया है कि जो tan लेम्डा होता है ये वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, bv अपॉन bh। या हमने आपको ये बताया था कि bv जो होता है वो b साइन थीटा होता है या साइन लेम्डा, और जो bh होता है ये b कॉस लेम्डा होता है, इस तरीके से। और तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और फर्स्ट बाई सेकंड करेंगे आप तो ये bv अपॉन bh क्या हो जाएगा, ये b से b कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा tan लेम्डा। तो आपको क्या है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 टाइम्स है। तो यहाँ से आपको क्या बताना है, ये वैल्यू बतानी है। तो आप यहाँ से ये रखेंगे कि जो वैल्यू ऑफ bv है और ये bh इंटू tan लेम्डा ऐसा हो जाएगा, bh को हमने इधर कर दिया। अब वर्टिकल कंपोनेंट को बोल रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट स्क्वायर रूट 3 टाइम्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, bv स्क्वायर रूट 3 टाइम्स bh। तो ये bv की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 टाइम्स bh, इट इज इक्वल टू bh इंटू tan लेम्डा। ये क्योंकि जो bv की वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 3 टाइम्स bh है, तो यहाँ से bh और bh क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो tan लेम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan लेम्डा की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3, और आप जानते हैं स्क्वायर रूट 3 tan 60 होता है, ये हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री, और tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये लेम्डा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो इस पे जितने तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वर्टिकल कंपोनेंट देके हॉरिजॉन्टल पूछे, चाहे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देके वर्टिकल पूछे, चाहे एक कंपोनेंट देके आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे पूछे, चाहे एंगल ऑफ डी पूछे, ये 3-4 फार्मूले इन्हीं से उलट पलट के क्वेश्चन पूछता है। तो ये आप तैयार कर लीजिए, नोट करिए इसको। तो एंगल ऑफ डी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ये रिलेशन। बाकी मैंने आपको बताया था एट द पोल पे अगर हम आते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम बी एच इज इक्वल टू बी कॉस लेम्डा की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि बी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी और कॉस 90 0 होता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पोल क्या होगी, 0 होगी। और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बी बी होता है बी साइन थीटा या साइन डेल्टा। तो बी बी की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी बी ई, और साइन 90 की वैल्यू आप रखेंगे तो साइन 91 होता है। तो जो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सिर्फ और केवल सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट के फॉर्म में होगी, मतलब ये बी ई होगी, साइन 91 हो जाएगा। तो सिर्फ और केवल सिर्फ पोल पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड वो वर्टिकल कंपोनेंट ही होगी। लेकिन अगर हम इक्वेटर की बात करते हैं तो इक्वेटर पे हमने बताया था कि जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो 0 होगी।
इट विल बी 0, देन BH हो जाएगा BE cos 0 और cos 0 1 होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही टोटल की टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ 0 होगी। आप देखेंगे कि जो BB होगा वो हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन लेमडा, और लेमडा की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होगा, B इंटू साइन 0, और साइन 0 0 होता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पोल पर जो होगी वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगी, वर्टिकल कंपोनेंट टोटल मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मेट में होगी, और इक्वेटर पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टोटल होगी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। इसका बहुत ज़्यादा यूज वो करता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड ना देकर के ऐसा बोल देगा कि एट द पोल हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतना है, तो एट द पोल हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताएगा, तो वही हमारी रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब BE को बता रहा है, ना कि आप BB समझिए। और अगर इक्वेटर पे आपको वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बता रहा है, तब भी आप समझिए कि वो BE को बता रहा है। तो नोट करिए इसको, ये इंपॉर्टेंट है, ये बात आप जानते रहें। इसके बाद एक टर्म होता है आइसोगोनिक लाइन। आइसोगोनिक लाइन्स, जो आइसोगोनिक लाइन्स होती है वो लाइन होती है जो इक्वल एंगल ऑफ डिक्लेरेशन को ज्वाइन करती है। लाइन ज्वाइंस इक्वल, ऐसे दो प्लेस को जहां पर एंगल ऑफ डिक्लेरेशन इक्वल होता है। तो लाइन ज्वाइंस द प्लेस having equal angle of declination, place having equal angle of declination, तो इसे हम आइसोगोनिक लाइंस कहते हैं। जहां पर ऐसा दो प्लेस होगा, जैसे ये आपकी ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, सपोज दैट ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो ऐसे दो जगहों पर जहां पर ये एंगल इक्वल हो जाए उनको हम आइसोगोनिक लाइन कहते हैं। और दूसरी बात अगर हम करते हैं, एक होता है अगोनिक लाइंस। जो अगोनिक लाइंस होती हैं वो ऐसी लाइंस होती हैं वो जो जीरो एंगल ऑफ डिक्लेरेशन को ज्वाइन करती हैं। लाइन joins the places of zero angle of declination। जो जीरो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को ज्वाइन करेंगी उन्हें हम बोलेंगे अगोनिक लाइंस। तीसरा है आइसोक्लिनिक लाइंस।
और ये होती है जहां पर इक्वल एंगल ऑफ डिप होगी, डिक्लिनेशन ये डिप का इक्वल एंगल होगा, उसको हम बोल देते हैं आइसोक्लिनिक। तो लाइन जॉइंस द प्लेसेस हैविंग इक्वल एंगल ऑफ डिप, लाइन जॉइंस द प्लेसेस having इक्वल एंगल ऑफ डिप, तो इसे हम लोग बोल देंगे आइसोक्लिनिक लाइन। नोट कर लीजिए इसे। और एक होता है अक्लिनिक लाइन, जहां पर एंगल ऑफ डिप 0 होता है। Lines having 0 angle of dip, जीरो एंगल ऑफ dip, ये आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि एंगल ऑफ डिप कहाँ से होगा, जहां पर वो उसे हम अक्लिनिक लाइन करेंगे। ये 4 टर्म है, इनको याद रखिए इसे। Lines joining the places having line joining the places having 0 angle of dip। एक टर्म और जान लो, आइसोडायनामिक लाइन जो होती है, आइसोडायनामिक लाइन, आइसोडायनामिक लाइन वो होती है जहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हो जाए, bs की वैल्यू दो जगह पर इक्वल हो जाए। तो ये वो प्लेस होंगे जहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हो जाएंगे। लाइन जॉइनिंग द प्लेसेस having equal value of horizontal component of Earth's magnetic field। Horizontal component of Earth's magnetic field। ये आपको ध्यान रखना है। तो आइसोगोनिक, अगोनिक, आइसोकिल्लिक, अकिल्लिक और आइसोडायनेमिक, ये सारी लाइन पूछी जाती है एग्जाम में। तो इनको आपको ऐसे मेमोराइज करना है कि कौन सी आइसोकिल्लिक है, कौन सी अकिल्लिक है, कौन सी आइसोगोनिक है, कौन सी अगोनिक है, कौन सी आइसोडायनामिक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जहां पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इक्वल हो जाए, ऐसे प्लेस को ज्वाइन करने वाली लाइन को हमने आइसोगोनिक बताया था। और जहां अगोनिक, आ का मतलब ही एब्सेंट होगा, तो जहां पर क्या हो जाएगा, डिक्लिनेशन 0 होगा, ऐसे दो प्लेस को मिलाएंगे तो ऐसी लाइन को हम बोलेंगे अगोनिक। आइसोक्लिनिक का मतलब कि जहां पर डिप क्या हो, दो प्लेसेस पे इक्वल हो और उनको लाइन ज्वाइन करें तो उसको हम आइसोक्लिनिक कहेंगे। और अक्लिनिक का मतलब जहां डिप एब्सेंट हो, ऐसे दो प्लेसेस को हम ज्वाइन करेंगे तो ये होगा। और आइसोडायनामिक का मतलब होता है कि ऐसे लाइन को ज्वाइन करें जहां पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, दो जगहों पर उनकी वैल्यू इक्वल हो तो उनको हम मिला देते हैं। तो ये कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इनको ध्यान रखेंगे आप।
इसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वाइब्रेशनल और ऑसिलेशनल मैग्नेटोमीटर। इससे हम करते ये हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड का, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड का कंपैरिजन भी कर सकते हैं और दो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का भी अलग अलग मैग्नेट का कंपैरिजन करते हैं। तो इसका जो यूज है जनरली ये एक सिंपल ऑपरेटर्स होता है और इस ऑपरेटर्स में क्या करते हैं कि एक थ्रेड से हॉर्स हेयर की थ्रेड होती है बहुत पतली सी, जिसमें टॉर्जन ना के बराबर हो, ऐसा हम क्या करते हैं उस पर एक मैग्नेट सस्पेंड करते हैं, इसे लटकाते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, और जहाँ पर मैग्नेटिक मेरिडियन होता है उस प्लेन में। तो ये क्या करता है, उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में मैग्नेट ऐसे सस्पेंड करता है, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि इसको किसी पर्टिकुलर एंगल से थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ देते हैं, तो इस पर टॉर्क लगता है और टॉर्क वापस से लाता है, तो ये वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है। तो अगर अलग अलग मैग्नेट को हम दो ऑसिलेट कराएं तो उनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कंपेयर कर सकते हैं, या अलग अलग प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम अलग अलग जगहों पर कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका ये यूज़ है और इसका ये कंस्ट्रक्शन है कि ये बना कैसे होता है। तो वाइब्रेशनल या वाइब्रेशन या ऑसिलेशनल मैग्नेटोमीटर जो होता है, इस ये करता क्या है, यूज इसका ये होता है टू कंपेयर द two magnetic fields और दूसरा टू कंपेयर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स, इनको भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। तो सिंपली एक टाइप का ऑपरेटर्स होता है जिसमें मैग्नेट को किसी थ्रेड से हैंग करते हैं, लटकाते हैं, सस्पेंड करते हैं इन द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन, और इसको ऐसा करने के बाद क्या करते हैं, इस पर जो टॉर्क लगता है हल्का सा इसे डेविएट करते हैं, हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं एंगल थीटा, छोटे से एंगल से, तो टॉर्क इसे ऑसिलेट कराता है, वापस अपनी मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा, तो थोड़ा रेस्टोरिंग टॉर्क होगा, तो ये उसी पे ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है। तो वहाँ से ऑसिलेशन या वाइब्रेशन से हम ये एक सिंपल टाइप का एसएचएम करता है, आपने एसएचएम पढ़ा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन 11th में। तो ये टाइप का एंगुलर एसएचएम करता है, और सिंपल एंगुलर एसएचएम करने की वजह से इसका अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ले लें, तो यहाँ से एक तो हम इसके दो डिफरेंट मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कंपेयर कर सकते हैं, और दूसरा अगर अलग अलग प्लेस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या कोई भी कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें करते हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है ये थोड़ा सा देख लीजिए। एक इस तरीके से ग्लास की ट्यूब लगी होती है ऐसे, और यहाँ पर हम थ्रेड बांधते हैं स्क्रू से, यहाँ पर स्क्रू लगा होता है इस तरीके से, और ये थ्रेड ग्लास की ट्यूब से होता हुआ इस तरीके से मैग्नेट आगे सस्पेंड करता है। ये नॉर्थ साउथ अगर ऐसा है तो, और ये बॉक्स है, कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ पर ये सपोज
दैट ये इसका मैग्नेटिक मेरिडियन है और यहीं पर क्या होता है, एक मिरर लगा देते हैं। अब ये क्या करता है, जैसे हम ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहीं पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ये BH वाला कंपोनेंट है और ये इसका डाइपोल मोमेंट है M साउथ टू नॉर्थ, इसको इधर बना देते हैं M। तो जैसे हम इसको क्या करते हैं, हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा से, तो ये डिस्प्लेस करेंगे तो ये क्या करेगा, इसमें टॉर्क आएगा। टाउ की वैल्यू आप जानते हैं, टाउ होता है M क्रॉस B, या इसको हम टाउ के मैग्नीट्यूड को लिखें तो ये MB साइन थीटा होगा ये। तो इसके कंस्ट्रक्शंस को अच्छे से एक बार आप पढ़ लेंगे, बेसिक बातें मैंने बता दी है। तो इसका जो फंडामेंटल फंक्शन है, ये वर्क कैसे करता है उस पर बात करते हैं। तो वो वर्क एक SHM की जो कंडीशन है उस पर करता है। तो ये जो टॉर्क मिलता है, इस टॉर्क को हम टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा लिख दिया। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होती है और ये मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करता है आपका मैग्नेट, तो ये MB BH साइन थीटा हो जाएगा। तो यही इसको रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है और इसी की वजह से ये ऑसिलेट करता रहता है इसमें। तो जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है, जो टाइम पीरियड है, यहाँ से वो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन से या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड में। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, T1 T2 उनको पता हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग कंपेयर कर लेंगे। या अगर एक ही मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग मैग्नेट किए हैं तो वहाँ से इसका डाइपोल मोमेंट कंपेयर कर लेंगे। ये काम करते हैं, इसको ऐसे बना लीजिए। तो ये टाउ हो जाएगा आपका MB साइन थीटा। अब आप जानते हैं कि SHM की इक्वेशन है, जो लीनियर SHM होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये आपने 11th में पढ़ा होगा। और एक होता है एंगुलर SHM, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसमें क्या होता है कि जैसे फोर्स जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये होता है यहाँ पर नेट फोर्स, जो भी नेट फोर्स होगा F, वो नेट फोर्स वो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो होगा d2x ओवर dt स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन m इंटू ए। ये नेट फोर्स वो जहाँ कहीं से भी मिल रहा हो वो फोर्स हो जाएगा। या हम ये कह सकते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर, ये नेगेटिव साइन इसके रेस्टोरेशन को बताता है, ये हो जाएगा F/m। तो आप जानते हैं इसको हमको कंपेयर करना होता है, जैसे ये kx है, इससे इस फोर्स को कंपेयर करना होता है ये ओमेगा x से, या इस तरीके से। ये जो नेट रेस्टोरिंग फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओमेगा x से। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ये मास हो गया, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर जो होगा ये जाएगा माइनस ओमेगा बाई m x, ये होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये मास, या पैसे इसे लिखते हैं सीधे कि जो एक्सेलरेशन होगा ये ओमेगा x की इसके प्रोपोर्शनलिटी में होता है, या इसी को हम a माइनस ओमेगा x ऐसा लिखते हैं। और यही चीज अगर एंगुलर SHM के लिए देखें तो यहाँ पर जो होता है वो फोर्स ना होकर के टॉर्क होता है, और कोई भी टॉर्क होगा तो आई अल्फा के इक्वल होगा जो नेट टॉर्क होगा। जैसे यहाँ मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, तो ये इसके इक्वल होगा। और यहाँ पर भी d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर, या इसी को हम अल्फा कहेंगे, ये जो वैल्यू होगी ये माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर ये भी ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ये ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है। थीटा यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है
और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक्स को, तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। तो ये कंडीशन है एसएचएम की, आपने पढ़ा है। तो कंडीशन ऑफ एसएचएम एंगुलर एसएचएम के लिए ओमेगा स्क्वायर थीटा का कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर हम क्या किसका करते हैं, ओमेगा स्क्वायर एक्स का। तो इस केस में जो है ऑसिलेशन वाले में टॉर्क होगा तो एंगुलर एसएचएम करेगा, तो हम इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को कि जो आई अल्फा होगा नेट फोर्स वो किसके इक्वल होगा, यहाँ से। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं जैसा कि हमने बताया, तो नेट टॉर्क यहाँ पर क्या होगा, नेट वैल्यू ऑफ टॉर्क की ये हमने काट, ये हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस में क्या हो जाएगा, ये बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर इसको हमने बहुत माइन्यूट एंगल थीटा से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, जो कि स्मॉल एंगल है, तो नेट टॉर्क की वैल्यू आई अल्फा होती, मैंने बताया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम बी एच साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन थीटा। और आप जानते हैं अगर थीटा बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा जो होता है ये ऑलमोस्ट थीटा के इक्वल हो जाता है, लगभग थीटा के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से आई अल्फा को हम, ये नेगेटिव टाइम्स होगा क्योंकि इसकी नेट वैल्यू 0 के बराबर होगी, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। तो आई अल्फा हो जाएगा माइनस एम बी एच इंटू थीटा। और यहाँ से जब अल्फा की वैल्यू हम देखेंगे, ये हो जाएगा माइनस एम बी एच अपान में आई इंटू थीटा। अब अगर देखें तो ये एंगुलर एसएचएम की उस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है जो मैंने आपको बताया था कि अल्फा जो होता है वो माइनस टाइम्स ओमेगा स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन से देखिए तो आप ये कंपेयर हो रहा है, ये आपका अल्फा है, ये अल्फा है, ये पूरा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, ये दोनों कंपेरेबल हैं। तो ये थीटा और ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इससे हम कंपेयर करके यहाँ से ओमेगा निकालते हैं, एंगुलर फ्रिक्वेंसी या टाइम पीरियड या फ्रिक्वेंसी कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। तो अगर इससे कंपेयर करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी एम बी एच, एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है बी एच, और अपान में आई जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये भी रोटेशन में आपने पढ़ा होगा कि कोई रोटेट करते ही बॉडी का अपना एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है वो उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से आप ये देखेंगे ओमेगा स्क्वायर ये हो गया, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट मास इनटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपान में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ये हो जाएगी। और आप जानते हैं कि जो ओमेगा होता है वो 2 पाई बाई टी होता है। अगर इसको हम लिखें ओमेगा को यहाँ, ये होता है 2 पाई बाई टी, ये आप जानते होंगे सर्कुलर मोशन में 11th में पढ़ा होगा। तो 2 पाई बाई टी हो जाएगा स्क्वायर रूट एम बी एच अपान आई। तो यहाँ से टी आ जाएगा, टी की बात करेंगे तो इसको इधर भेजेंगे तो इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई स्क्वायर रूट, ये उलट जाएगा, आई अपान एम बी एच हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका रिलेशन टाइम पीरियड के साथ। तो टाइम पीरियड ये हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी करेंगे तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती फ्रीक्वेंसी 1/f हो जाएगी टी। तो 1/f रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 पाई एम बी एच अपान आई। तो ये टाइम पीरियड और ये रिलेशन आप यहाँ से ऑसिलेशन या वाइब्रेशनल जो मैग्नेटोमीटर होता है उससे हम ये, अब इसी टाइम अलग अलग टाइम पीरियड आ जाएगा अलग अलग जगहों पर, तो वहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंपेयर कर देंगे। और अगर क्या करते हैं कि हम मैग्नेट डिफरेंट डिफरेंट लेते हैं तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, सॉरी ये डायपोल मोमेंट होगा वो अलग अलग आएगा।
तो ऐसे में टाइम पीरियड के साथ इसका भी रिलेशन, तो दोनों का हम क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसे। बाकी नेक्स्ट टाइम पे बताते हैं।